हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, उसके बारे में डिटेल जानेंगे। एशियन गेम्स में चीन ने किस भारतीय राज्य के खिलाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी और फिर तनाव काफ़ी बढ़ गया है। खेल मंत्री ने चीन की यात्रा रद्द कर दी है। एशियाई खेलों के शुभंकर का नाम क्या है। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई है, कहाँ पर और क्या फैसले हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के 78वें सेशन में भारत की ओर से कौन संबोधित करेंगे। इंडिया और कनाडा के बीच में जो टेंशन चल रहा है उस पर भी अपडेट है कि अमेरिका ने ही खुफिया सूचना कनाडा को दी और अब वार्ताकार बन रहा है दोनों देशों के बीच में जो तनाव है उसको कम करने के लिए। रक्षा मंत्रालय ने 11 राज्यों में कितने नए सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया है। FSSAI ने पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु टैग दिया है, फूड एनिमल टैग दिया है। और भी कई क्वेश्चंस जैसे दिवस वगैरह, तो सब पर बात करेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं। और हाँ, इस साल का अब तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल है। आपके तमाम एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स का टॉपिक तो कवर हो जाएगा इस वीडियो को देखने से। देखिएगा जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका PDF भी अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं दोस्तों और पहला क्वेश्चन लेते हैं। 19वें एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता है। पहला गोल्ड मेडल भारत के लिए आंसर होगा पुरुष शूटिंग टीम 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं। तो कौन कौन खिलाड़ी हैं जिनकी बदौलत भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला है। तो ये 3 खिलाड़ी हैं। ठीक है, रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य तोमर और दिव्यांश पंवार। ये 3 खिलाड़ियों की टीम है जो कि 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है और पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। और इसके साथ ही जो इसने ये पॉइंट प्राप्त किया है उससे नंबर 1 ये रैंक हो गई है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है इस मामले में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 19वें एशियाई खेलों 2022 जो कि वर्ष 2023 में आयोजित है, तो उसका शुभंकर का नाम बताएं। देखिए, एग्जामिनेशन में आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है। ये पूछा जाएगा कि 19वें एशियाई खेल, ठीक है। इसके अलावा कुछ एग्जामिनेशन में ऐसा आएगा एशियाई खेल 2022। ओके, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 2022 में आयोजन होना था एशियन गेम्स, लेकिन पिछले साल क्या हुआ कि कोविड-19 के बहुत सारे मामले चीन में आ गए थे, तो उसके बाद उसने मना कर दिया था कि हम 2023 में आयोजित करेंगे। तो अभी सितंबर में ही ये शुरू हुआ है एशियन गेम्स, इसी वजह से। तो एशियाई खेल 2022 कहेंगे जो कि 2023 में आयोजित है। तो इसके शुभंकर का नाम क्या है। आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या नाम है। चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियन। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, ये तीनों रोबोट हैं जिनका नाम रखा गया है ये, और 3 हैं यहाँ पर शुभंकर। ओके, और ये शुभंकर मेजबान शहर जो कि होंगझाऊ है, चीन का होंगझाऊ में ये आयोजन हो रहा है, तो उसकी जीवंत संस्कृति और विरासत को प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और सामूहिक रूप से इसको क्या कहा जाएगा वो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हुआ अगला, वर्ष 2023 में आयोजित किस इंटरनेशनल गेम्स के 3 शुभंकर यानी मस्कट को मेमोरीज ऑफ जियांगन का नाम दिया गया है। आंसर होगा एशियन गेम्स। इस तरह से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो एशियाई खेल 2022 जो कि 2023 में आयोजित है, तो उसके 3 शुभंकर हैं, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियन। तो तीनों शुभंकर को सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मेमोरीज ऑफ जियांगन। ठीक है, ये जो नाम है वो तान राजवंश जो चीन का था कभी, तो उसके एक मान्यता प्राप्त कवि बाई जुई उसकी एक कविता का प्रतिरूप माना जाता है। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना है। तो उत्तर से क्वेश्चन, या तो एशियन गेम्स में जो 3 शुभंकर हैं उसको एक साथ क्या नाम दिया गया है उसको सामूहिक रूप से, तो ये है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन लगा कि मेमोरीज ऑफ जियांगन जो है किस आयोजन के शुभंकर का एक ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 19वें एशियन गेम्स में किस भारतीय राज्य के खिलाड़ियों को चीन ने देश में एंट्री से रोक लगा दी, जिसके विरोध में खेल मंत्री ने चीन की यात्रा रद्द कर दी। आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, न्यूज़ भी देख रहे हैं आप कि चीन की यात्रा रद्द कर दी। खेल मंत्री कौन है। खेल मंत्री भारत के अनुराग ठाकुर, तो उन्होंने। ठीक है, तो इसके बारे में बताते हैं। पहले उद्घाटन समारोह के बारे में बता दूं।
19वां एशियाई खेल उसका उद्घाटन समारोह हुआ, तो उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। ओके, लवलीना बोरगोहेन जो है वो क्या है? वो मुक्केबाज हैं और हरमनप्रीत सिंह वो हॉकी टीम के कप्तान हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पहले एक बार क्वेश्चन बना दिया था। तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, जो विवाद हुआ है। चीन ने क्या किया? अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ियों को इस गेम्स में एंट्री लेने, या फिर कहें चीन में ही एंट्री लेने से रोक दिया है, और भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है। ठीक है, मामला ये है कि 3 खिलाड़ी कौन कौन हैं? उनका नाम है न्योमान वांगसू, ओनिल तेगा और मेपुंग लांगू। ठीक है, तो हुआ ये है इस बार कि एशियन गेम्स के लिए स्पेशल कोई वीज़ा जारी नहीं किया गया। उसके लिए एक्रेडिटेशन कार्ड, जो इस तरह का देख रहे हैं आप, ये जारी किया गया है, और यही चीन में एंट्री के लिए वीज़ा के रूप में काम कर रहा है अभी एशियन गेम्स के लिए ख़ास तौर पर। बस ठीक है, तो हुआ ये कि एक खिलाड़ी को तो ये एक्रेडिटेशन कार्ड मिल गया, वो डाउनलोड कर पाए, लेकिन बाकी जो 2 खिलाड़ी हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी थे, उनमें से 2 उनको जारी नहीं किया गया था। ठीक है, तो एक खिलाड़ी जो गई वहाँ पर और हांगकांग पहुँची, पहले हांगकांग से चीन में एंट्री करनी थी, लेकिन आगे की यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी गई। कहा गया कि आप चीन में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो होंगजाओ में जो आयोजन हो रहा है, जब वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि खेल से बाहर। तो वुशु के जो 3 खिलाड़ी हैं वो नहीं जा सके। ओके, एक तो जाके भी वहाँ से लौटना पड़ा हांगकांग से, और 2 तो जा ही नहीं पाए। तो इसके बाद क्या हुआ? भारत ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया जारी की और कहा कि भारतीय नागरिकों के प्रति जो चीन का भेदभावपूर्ण व्यवहार है उसको हम खारिज करते हैं, और ये एशियन गेम्स की भावना और इवेंट के नियमों का उल्लंघन है। ठीक है, तो खेल मंत्री ने तो जाने से ही इनकार कर दिया विरोध स्वरूप। ओके, और इसके बाद फिर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, वैसे खेल मंत्री तो अनुराग ठाकुर हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं चीन के इस फैसले की निंदा करता हूं। अरुणाचल प्रदेश विवादित क्षेत्र नहीं है, बल्कि भारत का अंग है। ठीक है, इससे पहले भी चीन जो है ना, अलग अलग खेलों में अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों पर कुछ न कुछ एक्टिव हरकत करता रहा। जैसे इससे पहले अभी FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ 31वां संस्करण, जो कि चीन के चेंगदू में आयोजित हुआ था। उस दौरान भी अरुणाचल प्रदेश के वुशु खिलाड़ियों को उसने स्टेपल्ड वीज़ा जारी किया था। मतलब जो पासपोर्ट है उस पर वीज़ा का मुहर नहीं लगाया, अलग से एक पर्ची में स्टेपल कर दिया। पर्ची में वीज़ा मुहर लगा के और पासपोर्ट में स्टेपल कर दिया। तो उसका विरोध भारत ने किया था कि भाई भारत के हिस्सा है, आप स्टेपल वीज़ा क्यों जारी कर रहे हो, गलत बात है। तो उस समय वुशु की टीम ही नहीं गई थी वहाँ विरोध स्वरूप। लेकिन इस बार क्या किया? इस बार तो वीज़ा जारी करना नहीं था, इसलिए वो स्टेपल वीज़ा जारी कर नहीं सकता था। तो एक्रेडिटेशन कार्ड था, तो उसने एक को दिया और 2 को नहीं दिया, और बाकी को एंट्री से ही मना कर दिया 3 खिलाड़ियों को। ठीक, मामला क्या है? मामला ये है कि चीन जो है ना, वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है, और तिब्बत पर चीन का अधिकार है। तो चीन उन इलाकों को भारत का हिस्सा नहीं मानता है जिस पर वो विवाद करता है। तो अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो उसको कहता है कि नहीं, हम यहाँ के लोगों को जो है वो भारत का नहीं मानेंगे, तो इसलिए स्टेपल्ड वीज़ा देता है आमतौर पर। तो ये जो है ना विवाद है अरुणाचल प्रदेश को लेकर, और ये पिछले कई वर्षों से ही विवाद चल रहा है। भारत ने इस मामले में कूटनीति भी की है। भारत ने ओलंपिक एसोसिएशन और तमाम जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उस सब के सामने मामला उठाया है। ठीक है, और विरोध में जो खेल मंत्री है वो नहीं गए, महत्वपूर्ण बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण है। उससे पहले आपको बताऊं कि जो भी मैं बोल रहा हूं ना, जो ये वीडियो है उसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो देखना जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और अगर आप एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स की खास तौर पर तैयारी करते हैं तो वो आपका कवर हो जाएगा। एक मेंबरशिप प्लान है, बहुत मामूली सी रकम है, छूट भी चल रही है 50% की, देख सकते हैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके ज़रिए क्या होता है, 1 साल तक यानी 365 दिनों तक आपको करंट अफेयर्स के PDF मिलते हैं, और ऐप पर जो वीडियो देख रहे हैं वो एड फ्री होता है। ओके, तो इस मेंबरशिप के ज़रिए आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली PDF मिलेगा, वो भी कई तरीके के 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स, और
इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब अवेलेबल हैं, तो देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत काम आएगा। और ये व्हाट्सएप चैट नंबर भी है, आप सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में अगर कोई समस्या आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग सितंबर 2023 में कहाँ पर हुई है? आंसर होगा न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क में ये मीटिंग हुई है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर वो न्यूयॉर्क में है, 9 दिनों की यात्रा पर। यूनाइटेड नेशंस का सत्र चल रहा है 78वां, उसके सिलसिले में तो वहीं पर ये मीटिंग हुई है, क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग। तो ये 4 देश हैं, कौन कौन हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब एक साथ मिले, इनके विदेश मंत्री और बातचीत की। जैसे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, यूएसए के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा, ये सब शामिल थे वहाँ पर, ठीक है। और ख़ास तौर पे कहाँ, ये जो इंडो पैसिफिक ओशन है, इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है हिंद प्रशांत, वहाँ पर मुक्त आवाजाही हो सके इसके लिए। और ख़ास तौर पे आपको पता होगा जो दक्षिण चीन सागर है यहाँ वाला, इस पर चीन की दादागिरी रहती है, तो इस पर भी चर्चा हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA, अंग्रेजी में कहेंगे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उसके 78th सेशन को भारत की ओर से कौन संबोधित करेंगे? आंसर होगा विदेश मंत्री एस जयशंकर, ठीक है। वो 9 दिनों की यात्रा पर हैं, तो 78वें सत्र को संबोधित करेंगे वो खुद। और ये कब होना है? 26 सितंबर को संबोधित करेंगे वो, शाम को, इवनिंग को, ठीक है। तो ये होना है, और जो भी उस पर बात होगी तो मैं आपको अगली वीडियो में, जो 26 के बाद का होगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस के 78वां यानी 78th ये सत्र है। उसके प्रेसिडेंट कौन है? UNGA के 78th प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस हैं। कौन है? डेनिस फ्रांसिस। और वो कहाँ के हैं? त्रिनिदाद एंड टोबैको। वो देश कहाँ पर है वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। प्यारा भारत है, और ये जो देश है ना, वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप देश है उसके इस हिस्से में, ठीक है। ये कैरिबियन कंट्री कहते हैं। तो यहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसी के पास में ये है त्रिनिदाद और टोबैको, ठीक है। तो यहीं के हैं। अच्छा, यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली चल रहा है, तो उस दौरान पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक बार फिर से भाषण देते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया, ठीक है। देख रहे हैं न्यूज़। तो इसके बाद यूनाइटेड नेशंस में भारत ने पाकिस्तान को जवाबी प्रतिक्रिया दी। भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशंस में तैनात पटेल गहलोत, उन्होंने राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान को जवाब दिया और कहा कि POK का नाम नहीं लिया, और कहा कि सबसे पहले तो पाकिस्तान उन इलाकों को खाली करे जिस पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है। साथ ही 26/11 मुंबई हमलों के दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा हुआ है। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज, ठीक है, रुचिरा कंबोज। और जो पाकिस्तान को जवाब दिया वो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, जो कि रुचिरा कंबोज के अंडर में हुई, और इनका नाम क्या है? पटेल गहलोत। अब बढ़ते हैं आगे, और कनाडा भारत के बीच में जो टेंशन चल रहा है उस पर बात करते हैं। देखिए, जो विवाद हुआ है ना, उसमें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। और इस विवाद के बीच में कुछ न्यूज़ क्लिपिंग दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप न्यूज़ क्लिपिंग। इस विवाद के बीच में कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर्स ने कहा है कि भारत और उनका देश यानी कनाडा, उसके बीच में संबंध जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कनाडा इंडो पैसिफिक रणनीति जैसे साझेदारी को आगे बढ़ाना जारी रखेगा और भारत के साथ संबंध को और बेहतर करने की कोशिश करेगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो मैसेज है ना, ये एक तरह से कनाडा की ओर से संबंध को, जो तनावपूर्ण संबंध है उसको कुछ बेहतर करने की, ठीक करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। एक और न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ। US प्रोवाइडेड कनाडा विद इंटेलिजेंस ऑन किलिंग ऑफ सिख लीडर्स। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है, उसको इंडियन एक्सप्रेस ने ये छापा है। मतलब ये हुआ कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा को
खुफिया रिपोर्ट अमेरिका ने ही दी थी। उसके बाद कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो संसद में बोल बैठे कि भारत सरकार ने अपनी एजेंसियों के ज़रिए, अपने एजेंटों के ज़रिए जैसा उनको लगता है कि हत्या करवाई गई है। ठीक है, अब क्या हुआ है, पहले तो अमेरिका ने इनपुट दिया जैसा कि न्यूज़ में बताया जा रहा है। उसके बाद फिर जब इंडिया और कनाडा के बीच में खूब घमासान हो गया, अभी भारत ने वीज़ा कनाडा को देना जो है वो अभी फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया है, काफ़ी टेंशन है। उस बीच में अब देखिए नया अपडेट ये है, इंडिया कनाडा स्टैंड ऑफ, यूएस लुक टू डील डाउन टेंशन, जयशंकर टेक्स स्वाइप एट ट्रूडो। ओके, तो अब मतलब ये हुआ कि अमेरिका जो है ना अब वार्ताकार बन गया है। जब भारत और कनाडा के बीच में जो टेंशन है वो और बढ़ गया, तो अमेरिका धीरे धीरे सार्वजनिक रूप से खुद को कनाडा और इंडिया के बीच में वार्ताकार के रूप में खुद को शामिल कर रहा है। ठीक है, तो ये देखने को मिल रहा है, ये जो अपडेट्स हैं ना वो लगातार, और इस चीज़ को समझ गया कनाडा। तो अब उसके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि हमारा और इंडिया का जो संबंध है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले आग लगाओ और उसके बाद फिर उस पर खुद ही मरहम डालो, ये स्थिति है। ये सब जो है ना तब हुआ है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर वो न्यूयॉर्क में हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी डबल स्टैंडर्ड दुनिया है और प्रभाव की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस पर कब्जा करने वाले जो देश हैं वो परिवर्तन के दबाव का विरोध कर रहे हैं। मतलब दुनिया जो अब बदल रही है, जो पावर एक जगह केंद्रित था, अब वो पावर अलग अलग डिवाइड हो रहा है, जैसे इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो ये इसको जो है ना वो झेल नहीं पा रहे हैं कुछ देश, ऐसा उनका मतलब कहने का भाव ये है। ठीक है, तो ये स्थिति है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, और ये जो टेंशन है मुझे लगता है कि अब कुछ वक्त में ये स्टेबलाइज हो जाने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI, फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उसने पूर्वोत्तर के किस पशु को फूड एनिमल यानी खाद्य पशु का टैग दिया है सितंबर 2023 में? आंसर का मिथुन। ठीक है, मिथुन न्यूज़ देख रहे हैं आप, तो ये मिथुन जो है वो गो जातीय पशु है, तो उसको फूड एनिमल के रूप में मान्यता दी गई है। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि किसानों और आदिवासियों के बीच में मिथुन के मांस की बिक्री और प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। मिथुन जो है ना वो अर्ध पालतू जानवर है, और वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सब यानी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत का ये रहा, इधर वाला जो कलरफुल हिस्सा दिख रहा है अलग अलग कलर में, वो है पूर्वोत्तर का हिस्सा भारत का। ठीक है, तो वहाँ पर ये पाया जाता है और जुगाली करने वाला प्रजाति है। अमूमन क्या होता है, इसको सामुदायिक जंगल में छोड़ दिया जाता है और जानवर को नमक की ज़रूरत पड़ती है। दरअसल वो वहाँ का इलाका अम्लीय है और नमक की मात्रा कम है, तो मिथुन को नमक के प्रति आकर्षण है। और इस होता क्या है कि वो किसानों के नज़दीक आते हैं और किसान जो है ना हाथों से ही नमक चटाते हैं उसको, तो उसे अच्छा लगता है और ये मनुष्यों के करीब रहता है। तो मतलब जंगल में छोड़ भी देने पर वो फिर से वापस आ जाता है, और वहाँ पर धार्मिक रूप से भी इसके वध की परंपरा है अलग अलग धार्मिक अवसरों पर। ठीक है, तो अब इसको फूड टैग दे दिया गया है, तो इससे इसके जो मांस हैं उसके व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, विश्व गर्भ निरोध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 सितंबर को। ठीक है, 26 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने अगस्त 2023 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? आंसर होगा बाबर आजम, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और वर्तमान में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने अगस्त 2023 के लिए किस महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? आंसर होगा अर्लीन केली, वो आयरलैंड की खिलाड़ी हैं। ओके, ICC ने ये जारी किया है। ICC का मुख्यालय का है दुबई, UAE में स्थापना हुई थी
1909 में। CEO हैं जियोफ अलार्डिस और चेयरमैन हैं ग्रेग बर्कले। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत 2025-26 तक यानी अगले 3 साल में कितने नए LPG कनेक्शन मुफ्त देने का फैसला किया है? आंसर होगा 75 लाख। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत अगले 3 साल में अपना टारगेट बताया है और इसमें यह होता है कि मुफ्त LPG कनेक्शन दिया जाता है, साथ में स्टोव भी फ्री दिया जाता है। पहला रिफिल सिलेंडर और स्टोव फ्री दिया जाता है। ओके, और इसको कब शुरू किया गया था? इस योजना को, उज्ज्वला योजना को 1 मई 2016 को किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। बाद में फिर उज्ज्वला 2.0 योजना आई थी। ओके, तो उसको और एक्सटेंशन दिया गया है अभी। ओके, अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने पार्टनरशिप मोड में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने का फैसला किया है। तो पहले चरण में 11 राज्यों में कितने स्कूल शुरू होंगे? आंसर होगा 23। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप, 23। तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की है और ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत चलेंगे। लेकिन ये आप पार्टनरशिप मोड देख रहे हैं, तो साझेदारी मोड, मतलब ये हुआ कि प्राइवेट जो NGO हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट पार्टी है, तो वो सब ऐसे स्कूलों का संचालन कर सकती है। मतलब अभी तो क्या था कि सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय अपने पैसे से, अपने खर्च पर सैनिक स्कूल का संचालन करता था रक्षा मंत्रालय, लेकिन अब इसमें पार्टनरशिप प्राइवेट क्षेत्र को भी लिया जा रहा है, उसको भी जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो 11 राज्यों में नए जो है ना वो खोले जाएंगे। कौन कौन से 11 राज्य हैं उन सबको देख लेते हैं। तो वो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, अच्छा, पुराने मोड पर जो मंत्रालय सीधा खर्चा करती है उसके तहत अभी 33 स्कूल चल रहे हैं और 23 नए खोले जाएंगे साझेदारी के तहत। वैसे तो योजना 100 की है, लेकिन फर्स्ट स्टेज में 23। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 सितंबर को। और इस बार की थीम क्या है? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, पर्यटन और हरित निवेश है इस बार की थीम। पहली बार कब मनाया गया था ये दिवस? 1980 को। और इस दिवस की स्थापना ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस का है, UNWTO, तो उसने इसकी शुरुआत की थी, इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। दरअसल इसी दिन यानी 27 सितंबर 1970 को संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन यानी UNWTO को मान्यता मिली थी और उसी वर्षगांठ को लेकर विश्व पर्यटन दिवस मनाने का फैसला किया गया था। तो WTO के सेक्रेटरी जनरल कौन है? जोराब पोलोलिकाशली। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व पर्यटन दिवस 2023 का मेजबान देश कौन है? होस्ट कंट्री। आंसर होगा सऊदी अरब। ठीक है, हर साल विश्व पर्यटन दिवस की मेजबानी दुनिया के किसी न किसी एक देश को मिलती है। वैसे तो आयोजित पूरे दुनिया में होता है, लेकिन मेजबानी एक देश को मिलती है। तो 2022 में इंडोनेशिया था, 2023 में सऊदी अरब को मेजबानी मिली हुई है। ठीक है, थीम क्या है 2023 की? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट यानी पर्यटन और हरित निवेश। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। और मेंबरशिप प्लान है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, कल ज़रूर देखिएगा, ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ फिर से हाजिर होंगे। बाय।